हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता है। ठीक है, आज की वीडियो रीजनिंग के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैं आपको मैथ्स के ऊपर करा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए और मैं आपके लिए रीजनिंग के ऊपर रीजनिंग का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया मैंने। और इसमें आपको हर एक संडे को या वेडनेसडे को आपको हर एक वीडियो मिलेगी देखने को, जिसमें कि हर एक चैप्टर से वीडियो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के ऊपर ही एक चैप्टर है जो कि पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा, कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि आपको पता ही है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 नंबर की रीजनिंग आपको वहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कैलेंडर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कैलेंडर के ऊपर मैं ट्रिक बताऊंगा, कैसे क्या करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरीके से किन बातों को ध्यान रखेंगे तो केवल मात्र 20 सेकंड में आप कैलेंडर के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कैलेंडर के ऊपर ही बात करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो से मिस ना रहना पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में बात आती है ईयर। ईयर होता क्या है? ठीक है, 100 साल होते हैं जो, उसको हम सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अगर 100 साल हो जाए तो उसको हम एक सेंचुरी कहते हैं। और अगर 12 महीने हो तो 12 महीने में एक साल होता है। ठीक है, 12 महीने में एक साल होता है और 100 साल में एक सेंचुरी होती है। ठीक है, अब बात आती है, इसमें दो तरीके के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं? नॉर्मल ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल ना हो, और वो सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल ना हो, वो नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। और नॉर्मल ईयर में आपके 365 दिन होते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सेंचुरी जो कि 400 से डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो पूरी तरीके से, या वो ईयर जो कि 4 से डिवाइड ना हो पूरी तरीके से। यहाँ पर मैंने सेंचुरी और ईयर को क्यों बोला है? सेंचुरी का मतलब मैंने ऊपर बताया, 100 साल में एक सेंचुरी होता है। ठीक है, 100 साल में एक सेंचुरी होती है, जैसे कि मैंने बता दिया। और 12 महीने में एक साल होते हैं। तो यहाँ पर ईयर का मतलब हो सकता है आपका कि जैसे ईयर ये दे रखा है 1987, ये एक ईयर है। लेकिन यहाँ पर बात करें 1800, तो ये 1800 है जो वो आपकी क्या है? सेंचुरी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसीलिए सेंचुरी और ईयर दोनों को ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो ईयर जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, या वो सेंचुरी जो 400 से पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, आपको पता ही है। एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा आपका 1987, जो कि एक नॉर्मल ईयर है। 1989, 1990 और 1800, ये एक सेंचुरी है। अगर इनमें से कोई सा भी ईयर या सेंचुरी 4 या 400 से डिवाइड हो जाए तो वो एक नॉर्मल ईयर नहीं है, वो क्या कहलाएगी? फिर वो एक लीप ईयर कहलाएगी। लेकिन यही सारी 1987, 1989 और 1990 और 1800 जो एक सेंचुरी है, अगर ये 4 से या 400 से, जो सेंचुरी है वो 400 से, और जो ईयर है वो 4 से अगर पूरी तरीके से डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो, तो वो क्या होगी? एक नॉर्मल ईयर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ईयर आपको समझा दिया और लीप ईयर भी मैंने साथ में समझा दिया। और मैं समझता हूँ कि आपको लीप ईयर भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो सीधा नॉर्मल ईयर का अपोजिट होता है। लीप ईयर में क्या होता है कि जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाए, या वो सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल हो जाए, वो एक लीप ईयर कहलाता है। और इसमें 366 दिन होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1984, 1988, 1992 और 2000, जो कि एक सेंचुरी है। इन सभी को आप 4 से और सेंचुरी को 400 से डिवाइड करके देखो, पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे, पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो वो ईयर, वो सेंचुरी जो 4 से डिवाइड हो जाएं, 400 से वो सेंचुरी डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो वो लीप ईयर होगा। और जो ना हो उनको नॉर्मल ईयर कहते हैं। ठीक है, ये रही बात नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की। अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलेंडर के लिए, उनको मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहला है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर सेम डे ऑफ वीक। इसका मतलब क्या कहना है कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, उसमें पहला दिन यानी कि जनवरी का पहला दिन 1 जनवरी, और लास्ट दिन क्या होगा? 31 दिसंबर।
एक नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के जो भी दिन होंगे वो दोनों दिन सेम होंगे। जैसे 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। ये बात है नॉर्मल ईयर की केवल। अगर नॉर्मल ईयर है कोई तो उसका 1 जनवरी को मंडे है तो उसका 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लीप ईयर में ऐसा नहीं होता है कि 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। इसमें क्या होता है कि अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को ट्यूसडे होगा। इसमें एक दिन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो वो एक दिन का वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्या होता है कि एक दिन इंक्रीज होकर आता है। जैसे अगर 1 जनवरी को यहाँ पर मंडे है तो 31 दिसंबर को यहाँ पर मंडे नहीं होगा, यहाँ पर ट्यूसडे होगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर के फरवरी महीने में 28 दिन नहीं 29 दिन होते हैं, एक दिन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए लास्ट में एक दिन भी यहाँ पर इंक्रीज होता है। तो ये रही 2 बातें, और आगे चलते हैं और कुछ बातें उन्हें भी देख लेते हैं। नॉर्मल ईयर। In any two consecutive non-leap years, the same date of the year will be 1 day ahead of the same date of the previous year। इसका कहने का मतलब यह है कि any two consecutive non-leap years मतलब कि कोई 2 कंटिन्यूसली नॉर्मल ईयर जिनकी डेट सेम हो, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी 2001 एक नॉर्मल ईयर है, आपको पता है, ठीक है। अगर इसको मंडे है तो इसके कहने का मतलब है कि इसकी कंटिन्यूसली जो अगला ईयर होगा, जैसे कि 2002, लेकिन वो लीप ईयर ना हो, बस इतने ध्यान रखें, तो उसका अगला ईयर होगा जो 1 जनवरी 2002 को, तो उसका कौन सा दिन होगा? प्रीवियस ईयर से एक दिन इंक्रीमेंट हो जाएगी, प्रीवियस ईयर में एक दिन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। इसी तरीके से 2003 को क्या होगा? 1 जनवरी 2003 को, ये भी लीप ईयर नहीं है और ये कंटिन्यूसली नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक दिन का इंक्रीमेंट और हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि एक नॉर्मल ईयर कंटिन्यूसली नॉर्मल ईयर हो, जैसे 2001, 2, 3, ठीक है, या तो हो 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो इन सभी में क्या होगा कि एक एक दिन इंक्रीमेंट होते चले जाते हैं, डेट सेम हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी था तो 1 जनवरी को मंडे है 2001 में, तो 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे होगा, 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है प्रीवियस ईयर वर्सेस लीप ईयर। प्रीवियस ईयर को वर्सेस लीप ईयर से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इफ वी कंपेयर अ पार्टिकुलर डेट ऑफ अ लीप ईयर विद द सेम डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी लीप ईयर के हम पार्टिकुलर डेट को अगर प्रीवियस ईयर के सेम डेट के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा? इसके 2 ऑप्शन हैं, इसमें 2 इफेक्ट हैं इसके, ठीक है। पहला इफेक्ट ये है कि द डे इज 1 डे अहेड फॉर द डेट टिल 28 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों डेट, लीप ईयर का जो एक पार्टिकुलर डेट लिया हमने वो, और जो प्रीवियस ईयर का जो डेट लिया है वो, अगर वो दोनों डेट सेम हैं और वो 28 फरवरी तक के डेट हैं, यानी कि 28 फरवरी से पहले के डेट हैं, तो उनमें आपको एक दिन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दिन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने नॉर्मल ईयर में बताया था, वही मामला है यहाँ पर। 1 जनवरी 2003 को अगर वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2004 को थर्सडे होगा। क्यों? ऐसा क्यों? लीप ईयर है ये, तो फिर भी लीप ईयर में तो पता है आपको, मैंने पीछे बताया था कि 2 दिन का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर 1 दिन का इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? ठीक है, तो 1 दिन का इंक्रीमेंट इसलिए हो रहा है कि जो लीप ईयर स्टार्ट होता है ना, लीप ईयर जिसके वजह से बनता है वो 29 फरवरी की वजह से बनता है। 29 फरवरी से पहले पहले तो एक नॉर्मल ईयर ही है, ठीक है, क्योंकि 29 फरवरी जब तक इसमें ऐड नहीं होगा तब तक 2 दिन के इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा नहीं। अगर यहीं पर ये 29 फरवरी के बाद के डेट होते तो वहाँ पर आपको 2 दिन का इंक्रीमेंट देखने को मिलता और फिर ये थर्सडे नहीं होता, फिर यहाँ पर इसका आंसर फ्राइडे होता। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हम किसी लीप ईयर के एक पार्टिकुलर डेट को प्रीवियस ईयर के उसी डेट के साथ मैच करते हैं और वो दोनों डेट अगर 28 फरवरी से पहले पहले के हैं तो वो एक नॉर्मल ईयर माने जाएंगे और उनमें केवल 1 दिन का ही इंक्रीमेंट होगा। जैसे कि 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे है तो 1 जनवरी 2004 को थर्सडे ही होगा। ठीक है, अगर जो दूसरा इफेक्ट है वो तो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, वो क्या है? वो ये है कि अगर वो जो डेट लिए हमने दोनों वो 28 फरवरी के बाद के हैं, 29 फरवरी है या मार्च है, इसके बाद कोई सा भी डेट हो, तो फिर उसमें आपको 2 दिन की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर 29 फरवरी ऑलरेडी ऐड हो गया और जो नॉर्मल ईयर में 1 दिन का ऐड होता है वो तो रहेगा ही, साथ में अब एक लीप ईयर का भी एक ऐड हो गया, तो अब टोटल 2 दिन की इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 जून 2003 को अगर संडे है तो 1 जून 2004 को क्या होगा?
ट्यूसडे होगा, मंडे नहीं होगा। मंडे क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंडे एक नॉर्मल ईयर में होता है। अगर यही डेट 28 फरवरी से पहले की होती, ठीक है, जैसे कि पीछे बताया था 1 जनवरी को लेकर बताया था, तो उसमें एक दिन का इंक्रीमेंट है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक दिन का इंक्रीमेंट होता है, जैसा मैंने पीछे बताया। अब यहाँ पर 28 फरवरी के बाद की डेट है, तो इसमें 29 फरवरी भी ऐड हो रखा है, जिसके वजह से यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा दिन ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 दिन की इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर ट्यूसडे होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लीप ईयर वर्सेस नेक्स्ट ईयर। अभी हमने लीप ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ किया था, अब हम लीप ईयर का नेक्स्ट ईयर के साथ करेंगे कंपेयर। अगर हम इफ़ वी कंपेयर अ पार्टिकुलर डेट ऑफ अ लीप ईयर विद द सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी लीप ईयर के पार्टिकुलर डेट को नेक्स्ट ईयर के सेम डेट के साथ करें कंपेयर, तो क्या होगा? इसके भी 2 इफेक्ट पड़ेंगे। पहला क्या होगा? 2 डे का इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी अगर वो डेट 29 फरवरी से पहले की है। तो अगर वो डेट 29 फरवरी से पहले की है तो वहाँ पर 2 दिन की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। अगर 1 जनवरी 2004 को थर्सडे है तो 1 जनवरी 2005 को सैटरडे होगा, फ्राइडे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि इसमें आपको केवल 1 दिन की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी अगर वो दोनों डेट 29 फरवरी के बाद की हैं। अगर वो दोनों डेट 29 फरवरी के बाद की हैं तो वहाँ पर 1 दिन की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि 1 मार्च 2004 को मंडे है तो 1 मार्च 2005 को ट्यूसडे होगा। ये सेम क्या है? अपोजिट है। लीप ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर जो था उसका अपोजिट है लीप ईयर वर्सेस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं ऑड डेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में सबसे मेन जो मुद्दा है वो है आपका ऑड नंबर। किसी भी कभी डेट निकालना हो, कोई सा भी डे निकालना हो कि इस तारीख को ये डेट था तो इस दिन को कौन सा दिन होगा, उसके लिए हमें ऑड डेज निकालने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि 1 जनवरी 2004 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? वो तरीका तो पीछे मैंने बताया कि वो आ गया तो 1 डे इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। लेकिन इसकी जगह कोई और हो तो उसके लिए हमें ऑड डे निकालने पड़ेंगे कि उसके बीच में ऑड डेज कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑड डेज क्या होता है। इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। ऑड डे का मतलब ये होता है कि जितने भी दिन हैं हमारे पास उनमें से जितने वीक कंप्लीट वीक बन जाएं और उसके अलावा जो नंबर ऑफ डेज बचेंगे वो ऑड डे होते हैं। जैसे कि 47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वीक बन जाएगा। कितना वीक बनेगा? हमारा बन जाएगा आपका 6 वीक बन जाएगा। इसमें 6 वीक बन गए टोटल, कंप्लीट वीक बन गए 6। अब इसके बाद जितने भी दिन फालतू बचे, कितने बचे? 5 दिन। तो ये जो 5 है ये आपका यहाँ पर ऑड डे कहलाएगा। ऑड डे में इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लें कि ऑड डेज को हम काउंट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 दिन मतलब कि 52 वीक्स, और एक डे इसमें फालतू होता है, एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर एक साल में आपको एक ऑड डे देखने को मिल जाएगा। एक ऑर्डिनरी डे का मतलब होता है एक नॉन ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर, क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल ईयर को यहाँ पर ऑर्डिनरी डे बोला गया, साधारण साल। ठीक है, मतलब कि एक नॉर्मल ईयर में आपको यहाँ पर एक ऑड डे देखने को मिल जाएगा। वैसे ही एक लीप ईयर में क्या होगा? एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो वीक तो उतने ही रहेंगे, बस एक डे और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक लीप ईयर में यहाँ से आपको 2 ऑड डे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल ईयर में एक होता है ऑर्डिनरी डे और लीप ईयर में 2 ऑर्डिनरी डे होते हैं। अब तो इसी तरीके से बात कर लें हम कि 100 साल में कितने होंगे, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। तो 100 साल में आपके 76 नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, 24 लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर में मैंने बताया कि आपको 2 ऑर्डिनरी डे देखने को मिलेंगे। तो 24 का डबल करो 48, और ये 76 में 76 ऑर्डिनरी डे प्लस कर दो, यानी कि इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको टोटल जो ऑड डे देखने को मिलेंगे वो 124 मिलेंगे। 75 × 1 मतलब कि ऑर्डिनरी डे, यानी कि नॉर्मल ईयर में एक डे ऑड होता है,
इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा है, प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑर्डिनरी डे होते हैं। तो यहाँ पर आपको 124 ऑड डे देखने को मिल गए। ये ऑड डे मिल गए देखने को 124। अब हम देखेंगे कि इस ऑड डे से कितने वीक बन सकते हैं, यानी कि 124 से हम कितने सप्ताह बना सकते हैं। तो 124 से आपको 17 वीक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 17 वीक देखने को मिल जाएंगे। अगर 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 सत्ते 119 होता है। 119 यहाँ पर है, मतलब कि 17 वीक बन गए और बचे कितने फालतू के दिन, 5। 119 और 5 24, यानी कि 5 डे यहाँ पर फालतू देखने को मिल गए। तो यहाँ पर यानी कि 100 साल में 5 दिन ऐसे होते हैं जो कि ऑड डे होते हैं, 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं जिनकी हम वीक नहीं बना पाते। ठीक है, इससे क्या पता लगा, 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑड डेज इन 200 ईयर, अगर 100 साल में 5 हैं तो 200 साल में 10 हो जाएंगे, और 200 साल में जब 10 ऑड डे हैं तो इससे 1 वीक कंप्लीट बन जाएगा। उसके बाद जो बचेगा 3 ऑड डे, ये हमारे यहाँ पर 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं। इसी प्रकार से 300 साल में 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन में मतलब कि 2 हफ्ते बन जाएंगे, और एक जो फालतू बचेगा वो हमारा ऑड डे हो जाएगा। इसी तरीके से 400 साल में 20 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में 5 होता है तो 400 में 20 हो जाएंगे। और एक यहाँ पर ये ऐड इसलिए करा है क्योंकि ये 400 है जो सेंचुरी है एक, और ये एक लीप सेंचुरी है। ठीक है, मतलब कि लीप सेंचुरी है तो एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि एक दिन इसमें एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि लीप ईयर में 366 होते हैं। ठीक है, तो एक दिन इसमें फालतू का आएगा, तो ये टोटल 21 दिन होगा, और 21 दिन में यानी कि कंप्लीट 3 वीक यानी कि 3 सप्ताह बन गए। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑड डे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लीप सेंचुरी होती है वहाँ पर आपको कोई भी ऑर्डिनरी डे यानी कि ऑड डे देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से 400 अगर लीप ईयर सेंचुरी है तो 800 भी होएगा, 1200, 1600, 2000, इसी तरीके के सारे एक लीप सेंचुरी हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी ऑड डे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारी ऑड डे की बात कर ली हमने, ऑड डे कैसे निकाले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डे के कोड्स। संडे को 0 बोलेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ये दिन है और उनके लिए ये कोड हमने दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो कोड हैं डे कोड, ये एक विटल रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776। मतलब कि हमें ये बताना हो कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे 16 जुलाई 1776 तक। 16 जुलाई 1776 तक के हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं लास्ट में सब कुछ होने के बाद 2 आते हैं, तो 2 का मतलब यहाँ पर ट्यूसडे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन सभी डेज को एक क्या कर रखा है हमने, कोड दे रखा है, ताकि हम आसानी से डे का पता लगा सकें। तो इस कोड को ज़रूर नोट कर लेना, बिना इस कोड के यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस कोड को नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब आगे चलते हैं। ऑड डेज इन मंथ्स, कौन से महीने में कितने ऑड डे होते हैं यहाँ से पता लग जाएगा, और ये पता लग गया तो बार बार निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे चुटकी बजाते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 दिन का मतलब क्या होता है, कितने वीक बनेंगे, 4 वीक बनेंगे, 7 चौक 28, तो बचे 3। तो 31 वाले जितने भी महीने होते हैं सब में 3-3 आपको ऑड डेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, 31 दिन वाले जो भी महीने होते हैं उन सभी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 3। बात आती है फरवरी की। अगर फरवरी एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है, मतलब कि फरवरी अगर जो आया है वो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो उसमें आपको ऑड डे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लीप ईयर नहीं होता उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, और 28 का मतलब टोटल वीक बन जाते हैं 4, इसलिए वहाँ पर आपको ऑड डे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो फरवरी आया अगर वो लीप ईयर का है तो उसमें 29 दिन होंगे, और वहाँ पर आपको एक ऑड डे देखने को मिलेगा। ठीक, बस यही यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद 31 दिन वाले मंथ की जो ऑड डे होगी, नंबर ऑफ ऑड डेज उसमें 3, और जो 30 दिन वाला महीना है उसमें आपको यहाँ पर 2 ऑड डे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7 चौक 28 बच गए 2 फालतू के, यानी कि 2 ऑड डे हैं। तो 31 वाले में 3 ऑड डे,
30 वाले में 2 ऑड डे, अगर 28 फरवरी है तो 0 ऑड डे और 29 फरवरी है तो 1 ऑड डे, ऑर्डिनरी डे देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी जितने भी हमारे यहाँ पर थ्योरी पार्ट थी वो मैंने आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट कमेंट में जाए, कमेंट में लिख दें, और अगर और कुछ भी बताना चाहे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको उसके समस्या का समाधान कर सकूं, आपको सॉल्व करके ये प्रश्न को आंसर दे सकूं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि आखिर सॉल्व करेंगे कैसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये लेते हैं, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776। इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या पता लगाएंगे, 16 जुलाई 1776 तक के ऑड डेज निकालेंगे कि कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, तो 1776 को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1775, क्योंकि ये 1776 पूरा तो है नहीं, केवल जुलाई तक है। अगर ये पूरा 1776 होता तो हम टोटल 1776 तक टोटल पूरा कंप्लीटली ऑड नंबर निकाल लेते हो। ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 1775 तक के अलग ऑड डेज निकालेंगे, और उसके बाद का जो पीरियड होगा 1 जनवरी 1776 से 16 जुलाई 1776 तक, इसके बीच के ऑड नंबर, ऑड डेज अलग निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऑड डेज काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1600। 1600 क्या है, एक सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, लीप सेंचुरी है, मतलब कि इसमें आपको कोई भी ऑड डेज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी हम 1775 तक के ऑड नंबर निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 1600 हो गए, बचे कितने, और बचे आपके 175। 175 मतलब 100 और आते हैं, 100 साल में 5 ऑड डे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये टोटल यहाँ तक 1700 हो गए। ठीक है, 1700 में नंबर ऑफ ऑड डेज हैं 5। अब बच गए आपके 75 ईयर्स, और 75 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे निकाल लेते हैं। 75 और में कितने, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर का पता लग जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है, 4 में यानी कि 18 लीप ईयर हो गए, 18 लीप ईयर हो गए, 18 चौक 72। ठीक है, 75 ईयर दे रखा है, इसको 4 से डिवाइड करो, जहाँ तक ये फुली डिवाइड हो जाए उतने ही आपके लीप ईयर हैं। ठीक है, तो ये 18 तक ही फुली डिवाइड हो रहा है। अगर 19 कर दूंगा, 19 चौक 76 यानी कि 75 से ज़्यादा हो गया, तो इससे पहले वाला जो फुली डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर हो जाता है हमारा। तो जैसे यहाँ पर 18 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर 18 लीप ईयर, और इसके अलावा जितने बच गए 57 ऑर्डिनरी ईयर यानी कि नॉर्मल ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल ईयर में पता ही आपको जितने हैं उतने के उतने ही आपके वो होंगे ऑड डेज, और लीप ईयर का डबल हो जाता है। ठीक है, तो 18 लीप ईयर थे, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 दूनी 36 ये, और 57 ये, 36 और 57 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 93 ऑड डेज मिल जाएंगे। ठीक है, या तो इसका एक और तरीका है बिल्कुल ईजी नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने का। कैसे, 57 और 18 टोटल 75 हैं, इनमें से 18 लीप ईयर है, आपको पता ही है। लीप ईयर का मतलब डबल, डबल का मतलब 18 का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में से 18 निकाल लो और इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 ही होएगा। ठीक है, तो 75 में 18 और जोड़ दो, 75 में 18 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो अब हम ऑड डे से वीक का पता लगाएंगे कि टोटल कंप्लीट वीक कितना बन सकता है। ठीक है, तो इसमें 13 आपके कंप्लीट वीक बनेंगे, क्योंकि 13 7 91, बच गए 2, यानी कि 2 ऑड डे और हो गए, यानी कि 1775 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, अब हमारे पास 7 हो गए। क्यों, क्योंकि 1700 तक हमारे कितने थे ऑड डेज, 5, और 75 साल में और नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए 2, यानी कि टोटल हो गया अब हमारे पास 7 ऑड डेज। ऑड डेज आ गए तो फिर हम वीक बनाएंगे, टोटल वीक 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑड डेज कितने हो गए, 0, यानी कि 1775 तक नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, अब हम टाइम पीरियड 1 जनवरी 1776 से 16 जुलाई 1776 तक के बीच के निकालेंगे कि इसमें कितने ऑड डेज हैं। उसी तरीके से निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया था, 31 दिन वाले महीने में 3 होता है और 30 दिन वाले महीने में 2 होता है। ठीक है, तो जो आपका 1776 ईयर है, ध्यान रखना ये एक लीप ईयर है। ठीक है, जो 1776 ईयर है ये लीप ईयर है, तो जनवरी में कितने होंगे, 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। ठीक है, जुलाई में 31, इन सभी को हम टोटल कर देंगे 198 आ जाएंगे। ठीक है, इन सभी डेज को अगर टोटल करेंगे तो 198
आ जाएगा। इससे 198 से हमारा कितना बनेगा, 28 वीक्स बनेंगे और 2 ऑर्डिनरी डे बन जाएंगे, मतलब ऑड डे बच जाएंगे यहाँ पर टोटल 2। ठीक है, टोटल ऑड डे कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो 2 ऑड डे बच गए, तो 2 किसका होता है, ट्यूसडे का होता है, क्योंकि 0 होता है संडे का, 1 होता है मंडे का, तो 2 हुआ मंगलवार का। तो हमारा 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जो मैंने मिस्टेक करी और आप लोगों ने भी गौर नहीं किया, वो है कि जुलाई में हमें केवल 16 तक निकालना था, 16 जुलाई तक। यहाँ पर मैंने 31 लिख रखा है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 16 होगा, क्योंकि हमें 16 जुलाई की डेट की कौन सा दिन है वो निकालना है। तो यहाँ पर 31 नहीं 16 होगा। ठीक है, 31 फरवरी, 29 मार्च, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 और जुलाई में केवल 16 तक निकालना है, इसलिए यहाँ पर 16। ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे तो 198 आएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, 31 यहाँ पर 16 आएगा। तो इससे आपका 28 वीक और 2 ऑड डे बचे, तो 2 ऑड डे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डे 16 जुलाई 1776 तक कितने हो गए, 2। क्यों, क्योंकि हमारा जो पीछे हमने निकाला था 1775 तक कितने थे, 0 थे, उनका फिर कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो हमने 1 जनवरी 1776 से 16 जुलाई 1776 तक के ऑड नंबर निकाले, जो कि आया 2, और 2 किसका कोड है, ट्यूसडे का। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या होगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। 16 जुलाई 1776 को मंगलवार होगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ऑन व्हाट डेट ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल। इसका मतलब ये कहना है कि मार्च के कौन से डेट को फ्राइडे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि 1 मार्च को क्या होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि मार्च के महीने में कौन सी तारीख को फ्राइडे होगा। ठीक है, और इसने कोई डेट नहीं बताई है, हमें डेट बतानी है कि कौन कौन से डेट हैं जिस दिन फ्राइडे हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे उसके लिए सबसे पहले क्या पता लगाएंगे कि 1 मार्च को हमें पता लग जाए कि कौन सा दिन था, तो हम फ्राइडे बता ही देंगे कौन कौन सी डेट को फ्राइडे आएगा, है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले 1 मार्च को पता लगाएंगे कि कौन सा दिन है। 1 मार्च 2005 को, क्योंकि 2005 पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम 2004 को पूरे तरीके से कंप्लीट, यहाँ तक के ऑड नंबर और प्लस पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005। ठीक है, तो 2000 तक के कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2000 इज ए सेंचुरी, और आपको पता है लीप सेंचुरी में ऑड डेज देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया। 2000 तक के हमारे 0 हो गए, अब बचे 4 साल। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 4 ईयर, तो जो 4 साल में कितने, 1 लीप ईयर होगा, पता ही है। ठीक है, और 3 जो ईयर होंगे वो ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल ईयर होंगे। तो 1 लीप ईयर से 2 और 3 ऑर्डिनरी ईयर से 3, और दोनों को प्लस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे 5। ठीक है, ये हमारे 2004 तक की बात है। 2004 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 5। अब आते हैं 2005 में और बात कर लेते हैं 1 जनवरी से 1 मार्च तक की। तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन लिया है क्योंकि एक लीप ईयर नहीं है 2005। ठीक है, और मार्च में केवल 1 तारीख तक पता लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिया है। ठीक है, इन टोटल करेंगे इन सब का तो 60 आएगा। ठीक है, और अब 60 आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज, तो इसमें क्या करेंगे, वीक का पता लगाएंगे कि इसमें कितने टोटल कंप्लीट वीक बन सकते हैं। 60 डे में टोटल 8 कंप्लीट वीक बन जाएंगे, क्योंकि 8 7 56, और बचेंगे 4 फालतू के, यानी कि यही है हमारे नंबर ऑफ ऑड डे। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डे आ गए 1 मार्च 2005 तक। कितने आ गए, 2004 तक थे 5, और 1 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑड डे 4। इन दोनों को कर देंगे टोटल, तो हमारे पास हो गए नंबर ऑफ ऑड डे 1 मार्च 2005 तक 9। 9 का मतलब कि 1 सप्ताह और 2 दिन, तो 1 सप्ताह कंप्लीट हो गया, बचा 2 दिन, यही है हमारा ऑड नंबर ऑफ डे। ठीक है, तो 2 दिन का मतलब ट्यूसडे, 2 दिन का मतलब ट्यूसडे। ये ट्यूसडे कब है, किस दिन को है, 1 मार्च 2005 को। 1 मार्च 2005 को हमारा ट्यूसडे है।
ठीक है। 1 मार्च 2005 को अगर ट्यूसडे है तो हमारा फ्राइडे कौन सी डेट को होगा? 1 मार्च 2005 को ट्यूसडे है तो 2 मार्च 2005 को कितना होगा? वेडनेसडे। 3 मार्च को थर्सडे, 4 मार्च को फ्राइडे। अब हमें पहली फ्राइडे की डेट पता लग गई कि पहली जो फ्राइडे आएगी मार्च में वो 4 तारीख को आएगी। फर्स्ट फ्राइडे लाई ऑन 4th मार्च। अब इसमें 7 प्लस करते जाओ क्योंकि हर 7वें दिन ही तो अब फ्राइडे आएगा। तो 4 के बाद 11 को आएगा, उसके बाद 18 को आएगा और उसके बाद 25 को फ्राइडे देखने को मिलेंगे। मतलब कि टोटल मार्च 2005 में आपको 4, 11, 18 और 25 तारीख को फ्राइडे देखने को मिल जाएंगी। इन तारीखों को ही फ्राइडे होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि 2005 मार्च के महीने में फ्राइडे कब कब आएगा, तो हमने बता दिया 4, 11, 18 और 25 तारीख को मार्च में फ्राइडे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इन वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकूँ। ये प्रश्न और है, इफ़ 10 अगस्त 2001 वाज ट्यूसडे तो विच डे डिड फॉल ऑन 15 सितंबर 2002। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे मंगलवार है तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2001 और 2002 पहले सबसे पहले ईयर देखेंगे कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। तो 2001 और 2002 दोनों ही लीप ईयर नहीं है, तो इसमें वो वाला लग जाएगा मैंने जो बताया था आपको नॉर्मल ईयर में कि अगर सेम डेट को दोनों कंटिन्यूसली नॉर्मल ईयर हैं, जैसे कि 2001 है ये और इसके बाद 2002 है, दोनों ही लीप ईयर नहीं और दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो इसमें सेम डेट को यानी कि 10 अगस्त 2001 और 10 अगस्त 2002 को एक डे का इंक्रीमेंट दोनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे दे रखा है, तो 10 अगस्त 2002 को क्या होगा हमारा, बताओ फटाफट? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त 2002 को वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इसलिए एक डे इंक्रीमेंट होती है इनमें। ठीक है, तो 10 अगस्त 2002 को हमारा वेडनेसडे होगा, ये पता लग गया। अब हमें पूछा तो 15 सितंबर तक का है ना, तो कोई बात नहीं, अब ऑड डे निकाल लेंगे। कब से कब तक के? 10 अगस्त 2002 से 15 सितंबर 2002 तक कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है, 10 सितंबर, सॉरी सितंबर नहीं, 10 अगस्त 2002 से हम निकालेंगे 15 सितंबर 2002 तक के बीच में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, अगस्त 31 का होता है, इसमें आ गए आपके 21 दिन। ठीक है, और प्लस 15 और 15 सितंबर तक ही तो निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 21 और 15, ये आ गए आपके 36। टोटल ऑड डे कितने निकाल लिए हमने? 36 दिन आ गए। अब ये ऑड डे निकले हैं, अब इनसे हम वीक बनाएंगे। कंप्लीटली वीक कितने बनेंगे? ठीक है, कंप्लीटली वीक कितने बनेंगे, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना बन जाएगा? 7 पंजे 35। एक डे रिमेंडिंग, इसका रिमाइंडर एक बच रहा है यानी कि एक फालतू है, यही हो गया हमारा ऑड डे। हमारा ऑड डे यहाँ पर कितना आया? 1। ऑड डे हमारा यहाँ पर कितना आया? 1। और हमने 10 अगस्त 2002 तक कितना निकाला था? कौन सा दिन निकाला था? ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे निकाला था। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ईयर हो और कंटिन्यूसली ईयर हो, जैसे 2001 2002, तो उनमें एक डे का इंक्रीमेंट हो जाती है। 10 अगस्त 2001 को ट्यूसडे है तो 10 अगस्त 2002 को वेडनेसडे होगा। ये बात मैंने पीछे बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर हमने हमारा ऑड डे कितना निकला था? 1। ये था 10 अगस्त 2002 तक, और 10 अगस्त 2002 से 15 सितंबर 2002 के बीच का ऑड कितने निकाले हमने? ऑड डे 1 आया। तो अब करना क्या है? वेडनेसडे में 1 प्लस कर दो, तो कौन सा आ जाएगा? थर्सडे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे। 15 सितंबर 2002 को थर्सडे होगा। चाहे तो फ़ोन में कैलकुलेटर निकाल लो और देख लो उस डेट को कि कौन सा डे था, थर्सडे था या नहीं था।
ठीक है। तो इस तरीके से डेट निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं और उससे भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। अगर फिर भी नहीं होते तो कमेंट करना ज़रूर, ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो ये प्रश्न ये कहता है कि रानीस बर्थडे फॉल ऑन 4 फरवरी 1990। रानी का जन्मदिन है जो कि 4 फरवरी 1990 को आता है। विच डे विल फॉल ऑन द डे विच इज 47 डे आफ्टर हर बर्थडे। इसके कहने का मतलब ये है कि 4 फरवरी 1947 के 1947 बोल रहा हूँ, 4 फरवरी 1990 के 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, रानी के बर्थडे के 47 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर उसके बर्थडे को संडे था, रानी के बर्थडे पर संडे था, तो उसके 47 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा ये बताना है। तो 47 दिन मतलब कि ऑड नंबर ऑफ डेज दे ही रखा है। सीधा इसको वीक में कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कितने कंप्लीट वीक बन सकते हैं। 6 कंप्लीट वीक बनेंगे। 7 छिंक 42, बच कितने गए 5, 42 और 5 47। तो 5 आपका यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डे आ रहा है, 5 नंबर ऑफ ऑड डे आ रहा है। और यहाँ पर हमें 4 फरवरी को संडे दे रखा है। संडे का नंबर ऑफ कोड क्या होता है 0। 0 में 5 प्लस करोगे आंसर आएगा 5 ही। तो 5 कौन से दिन का कोड है बताओ। फ्राइडे। कौन से का है, फ्राइडे का कोड क्या था 5 और सैटरडे का कोड था 6। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड डे आ गए हमारे 5। ठीक है, तो संडे में 5 जोड़ोगे तो फ्राइडे ही आएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर फ्राइडे होगा। रानी के बर्थडे के 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, अगर उसके बर्थडे को संडे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रश्न मैंने करा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कौन सी समस्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी बताई मैंने लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और कोशिश करना और प्रश्न इसके सॉल्व करने की, खुद से समझना उसके बाद सॉल्व करना। अगर प्रश्न आपके पास नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं आपको PDF दे दूंगा इनके क्वेश्चंस के, फिर उनको प्रैक्टिस कर लेना। कैलेंडर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस कैलेंडर में कुछ नहीं है, केवल आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने आने चाहिए। क्या निकालने आने चाहिए, ऑड डेज। ऑड डे निकालो और फिर उनको कंप्लीट वीक में कन्वर्ट करो, कंप्लीट वीक में कन्वर्ट करो। और एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इससे आप कंप्लीटली एक वीक बना सकते हो। और वीक बनाने के बाद जितने भी फालतू बच जाते हैं दिन, वो हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। और वही ऑड डेज हमारे कोड का काम करेंगे। जैसे 5 आया था लास्ट वाले प्रश्न का, तो ये 5 कौन से दिन का कोड है, फ्राइडे का है, तो आंसर भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलेंडर सॉल्व करते हैं आसानी से। देखते के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 सेकंड का इसमें टाइम लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये टॉपिक कैलेंडर आपको यहाँ पर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट जरूर करना कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी ऐसे ट्रिक सीखना चाहते हैं या जिनको कैलेंडर के बारे में नहीं आता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।